Hello scholars, today I will tell about history of Silk Route. 2nd century BC चीन का दूसरा सबसे बड़ा राजवंश हान डायनेस्टी। हान डायनेस्टी को अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नियमित रूप से जियोंगनू की खानाबदोश जनजातियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। हान राजवंशीय सम्राट वू ने निर्णय लिया कि वह मध्य एशिया की जाति यूची से सहायता मांगेंगे। अपने दूत झान कियान को मध्य एशिया के लिए रवाना किया। झान कियान के पश्चिमी अभियान ने उन्हें मध्य एशिया में कई अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के संपर्क में लाया। उनमें से एक द युआन द ग्रेट ओयोनियन कहा जाता है, जो कि सिकंदर महान की सेना के वंशज थे। इनके पास शक्तिशाली घोड़े थे। झान कियान ने जब इन घोड़ों को देखा तो वो देखता ही रह गया। ऐसे घोड़े हान राजवंश में कहीं नहीं थे। जब झान कियान वापस लौटकर चीन आया तो सम्राट वू को इन घोड़ों के बारे में सूचना दी। तभी वू ने डिसाइड किया कि वो इन घोड़ों को पश्चिमी एशिया से खरीद लेगा। इन घोड़ों को पश्चिमी एशिया से खरीदा गया और इन घोड़ों की सहायता से जुआनगांव की जनजातियों को बुरी तरीके से पराजित किया गया। हान सम्राट वू की इस सफलता ने सम्राट वू को ये अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि पश्चिम के साथ व्यापार के माध्यम से और क्या हासिल किया जा सकता है। पश्चिम के साथ व्यापार के उद्देश्य से 130 ईसा पूर्व में हान राजवंश ने सिल्क रूट्स स्थापित किए। ये सिल्क रूट्स पश्चिम से पूर्व के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना गया। हालांकि सिल्क रोड का इतिहास व्यवहार में हान राजवंश से पहले का है, जो फारसी रॉयल रोड के रूप में था, जो सिल्क रोड की मुख्य सहायक मार्ग था, जो अचमेदीन साम्राज्य के दौरान स्थापित किया गया। फारसी रॉयल रोड उत्तर फारस में सूसा से एशिया माइनर भूमध्य सागर तक जाती थी। फारसियों ने रॉयल रोड को सावधानीपूर्वक बनाए रखा और इन्हें विस्तारित किया। यह रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिल गए। ये मार्ग पूरे साम्राज्य में संदेश भेजने के लिए दूतों के लिए नए घोड़ों के साथ डाक स्टेशनों को चित्रित करती है। फारसी दूतों की गति और दक्षता के बारे में हेरोडोटस लिखते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो इन फारसी कॉरियर से तेज यात्रा करता हो। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, यह नाम पश्चिम के साथ चीनी रेशम की लोकप्रियता से आता है, खासकर रोम के साथ। सिल्क रोड चीन से भारत, एशिया माइनर, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफ्रीका, ग्रीस, रोम, ब्रिटेन तक फैला है। कागज, जिसका आविष्कार हान राजवंश के दौरान चीन के द्वारा किया गया, बारूद, जो एक चीनी आविष्कार था, का रेशम की तुलना में संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रेशम मिस्र, ग्रीस और विशेष रूप से रोम में सबसे अधिक मांग वाली वस्तु थी। रेशम काफ़ी समय तक लोकप्रिय वस्तु बनी रही, 476 एडी में रोमन साम्राज्य के पतन तक। रोम अपने पूर्वी आधे हिस्से में बच गया, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में जाने जाने लगा, जिसने रेशम के साथ रोम के मोह को आगे बढ़ाया। 560 ईस्वी पहले तक दुनिया को यही पता था कि रेशम पेड़ों के लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि चीन में रेशम पेड़ों पर नहीं बल्कि वास्तव में रेशम के कीटों द्वारा काटा जाता है। चीनियों ने बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से रेशम की उत्पत्ति को गुप्त रखा और एक बार जब ये बाहर हो गया तो अपने रेशम के कीड़ों और रेशम कताई प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक रक्षा। 560 एडी बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने कीड़ों को चुराने और उन्हें वापस पश्चिम में तस्करी करने के लिए भिक्षुओं के रूप में प्रचंड 2 दूतों को चीन भेजा गया। योजना सफल रही और बाइजेंटाइन में रेशम उद्योग की शुरुआत हुई।
सिल्क रूट से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वस्तुओं में रेशम, चाय, रंग, कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी, मसाले, दवा, हाथी दांत, कागज, बारूद, इत्र प्रमुख वस्तुएं थीं जो सिल्क रूट से पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापार के तौर पर पश्चिम को अधिकतर पसंद आती थी। कुछ वस्तुएं ऐसे भी थी जो पश्चिम से पूर्व की ओर भेजी जाती थी। इन वस्तुओं में प्रमुख है घोड़े। घोड़े पश्चिम से पूर्व की ओर मंगाए जाते थे। साथ अंगूर, पशु, फल, खाद, शहद, ऊनी कंबल, कांच के बर्तन, पश्चिम के कपड़े, सोना, चांदी, ऊँट, गुलाम, हथियार और कवच। पश्चिम में अक्सर गुलामों के बाज़ार खुलेआम लगते थे, जहां खुलेआम दासों की बिक्री की जाती थी। इन गुलामों को भारत में लाया जाता था। इस व्यापार मार्ग का उपयोग नियमित रूप से 130 ईसा पूर्व से इस्तेमाल किया गया, जब हान राजवंश ने आधिकारिक तौर पर पश्चिम के साथ 1453 एडी तक व्यापार खोला। जब तुर्की साम्राज्य ने पश्चिम के साथ व्यापार का बहिष्कार किया और मार्गों को बंद कर दिया गया। इस समय तक यूरोपीय पूर्व से माल के अभ्यस्त हो गए थे और जब सिल्क रोड बंद हो गया तो व्यापारियों को इन सामानों की मांग को पूरा करने के लिए नए व्यापार मार्गों की खोज की ज़रूरत आन पड़ी। एक्सप्लोरेशन का ये समय 1453 से 1660 ईस्वी तक चला, जिसे यूरोपीय खोजकर्ता द्वारा समुद्र के रास्ते नवीन जलमार्गों की खोज की गई। डिस्कवरी के इस युग ने दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने अपने धर्म तथा देश के नाम पर कुछ भूमि का दावा किया और पश्चिमी संस्कृति तथा धर्म को पेश करने दूसरे देशों को प्रभावित किया। सिल्क रोड इसके खुलने से लेकर बंद होने तक विश्व सभ्यता के इस विकास पर इतना प्रभाव पड़ा कि इसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। सिल्क रोड से व्यापारिक वस्तुओं के साथ साथ प्लेग जैसी महामारियां भी पश्चिम से पूर्व की ओर पहुंची।